राधे राधे। आज जो है हम अल्टरनेटिंग करंट का लेक्चर नंबर 4 लेके आ रहे हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एसी परिपथ के बारे में। इसके बारे में एसी परिपथ, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एसी सर्किट, है ना। और इसको पढ़ाने से पहले हम ये बता देना चाहते हैं कि इसके पहले जो हम पढ़ाया था, वो हम पढ़ाया था औसत मान के बारे में, आरएमएस मान के बारे में। क्या ये टॉपिक आप लोग को अच्छे से समझ में आया? आप लोग जो है अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में कोई भी कमी नहीं करिए। कमेंट ना जोर शोर से खूब करिए, चैनल को शेयर खूब करिए, है ना। और इस तरीके से पढ़िए, इस तरीके से पढ़िए कि अपने जो फ्रेंड हैं इन लोग को भी समझा सके, इतना क्षमता होनी चाहिए। ठीक है। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं। एसी सर्किट हिंदी में बोलते हैं एसी परिपथ, है ना। बड़ा मज़ेदार है। और ये एम भी आई इसको लगा लीजिएगा, एम ई आई। स्किप करके बिल्कुल भी नहीं देखना है, बिल्कुल स्टार्टिंग से देखना है ना। और एक अच्छा सा नोट्स तैयार करना है। ये नोट्स जो है आपके एग्जाम टाइम में काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक, चलिए अब बताओ कि एसी परिपथ, सबसे पहले इस परिपथ में हम तीन कंपोनेंट का यूज करेंगे। तीन कंपोनेंट का, कितना? तीन। इस परिपथ में हम कितने कंपोनेंट का यूज करेंगे? तीन कंपोनेंट का। इसमें इसमें मतलब किस में? एसी परिपथ में, है ना। इसमें तीन विद्युत अवयव विद्युत अवयव का प्रयोग करेंगे। अब तुम लोग का माइंड में ये चल रहा होगा कि तीन विद्युत अवयव कौन, है ना। तो उसको हम बता देते हैं कि तीन विद्युत अवयव कौन कौन लेंगे हम। देखिए ध्यान से, कितना विद्युत अवयव की हम बात कर रहे हैं? तीन। ठीक, जो आपका पहला है वो आपका होगा रजिस्टर। क्या होगा? रजिस्टर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोधक। प्रतिरोधक। और इसका जो संकेत होता है आप लोग को पता ही होगा, इसका संकेत कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक, ये आपका संकेत किसका हो गया? रजिस्टर का हो गया। जो आपका दूसरा कंपोनेंट हम लेंगे वो आपका है इंडक्टर, जिसे हम हिंदी बोलते हैं प्रेरक। और इसका जो संकेत होता है कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक, और जो आपका तीसरा जो अवयव है उसका नाम है संधारित्र। संधारित्र। संधारित्र को तो इंग्लिश में जानते ही होंगे, है ना। इसको हम बोलते हैं कैपेसिटर। और कैपेसिटर का जो संकेत होता है वो आपका इस प्रकार से। ठीक, तो बताइए कि हम अपने एसी सर्किट में कितना कंपोनेंट का यूज करने वाले हैं? तीन। कौन कौन? तो एक आपका है प्रतिरोधक, दूसरा आपका है प्रेरक, और तीसरा आपका है संधारित्र। ठीक है। अब बताओ कि अगर हम प्रतिरोधक की बात करते हैं तो प्रतिरोधक को इंडिकेट कैसे करते हैं? हम बोलेंगे भैया इसको इंडिकेट किया जाता है कैपिटल आर के द्वारा। किसके द्वारा? कैपिटल आर के द्वारा। ठीक उसी प्रकार से इंडक्टर को हम इंडिकेट करते हैं कैपिटल एल के द्वारा, और कैपेसिटर को हम इंडिकेट करते हैं कैपिटल सी के द्वारा। इसको भूलिएगा नहीं। तो प्रतिरोधक को सूचित कैसे करते हैं? कैपिटल आर के माध्यम से। प्रेरक को हम इंडिकेट कैसे करते हैं? कैपिटल एल के माध्यम से। और कैपेसिटर को हम इंडिकेट कैसे करते हैं? कैपिटल सी के माध्यम से करते हैं। ठीक, यहाँ तक बातें समझ में आई।
अब आपको ये भी थोड़ा-सा परिचित करवा देते हैं कि ये प्रतिरोधक का क्या काम है और इंडक्टर का क्या काम है और कैपेसिटर का काम क्या है। ठीक, इसके काम पे थोड़ा-सा फ़ोकस करते हैं। ठीक, चलिए। ये आपका अगर हम इसके काम की बात करते हैं, किसका काम? प्रतिरोधक। इसका काम होता है धारा का विरोध करना। धारा का विरोध करना। ठीक है? अगर ये विद्युत धारा का विरोध करता है तो ऊर्जा का हानि होता है। किसका हानि होता है? ऊर्जा का हानि होता है और ये ऊर्जा किस रूप में लॉस होती है? तो हम बोलेंगे उष्मीय ऊर्जा के रूप। कौन-सा ऊर्जा के रूप में? उष्मीय ऊर्जा के रूप में। तो बताइए कि प्रतिरोधक जो है ये धारा का विरोध करता है और धारा का विरोध करने से किसका हानि होता है? हम बोलेंगे ऊर्जा का हानि होता है। ऊर्जा का हानि होता है। अब सवाल ये रहा कि भैया कौन-सा ऊर्जा के रूप में ये लॉस होता है? तो उस ऊर्जा का नाम है उष्मीय ऊर्जा। कौन-सा ऊर्जा? उष्मीय ऊर्जा, हीट एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है? तो बताओ कि प्रतिरोधक का काम क्या हुआ? विद्युत धारा का विरोध करना। अब विद्युत धारा का विरोध करने से ऊर्जा में हानि होती है और वहाँ से कौन-सा ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है वो हानि? हम बोलेंगे उष्मीय ऊर्जा के रूप में। जैसे आप लोग ने देखा होगा हीटर, हीटर का नाम सुने हो ना? हीटर में क्या होता है कि हीटर के जो वायर होते हैं वो आपका नाइक्रोम का बना होता है। किसका बना होता है? नाइक्रोम का, जिसका प्रतिरोध बहुत ही ज़्यादा होता है। वो विद्युत धारा का विरोध बहुत ही ज़्यादा करता है, जिससे जो है वो जो निकलता है वो क्या निकलता है? जो ऊर्जा निकलती है वो कौन-सा ऊर्जा निकलती है? तो आप लोग बोलिए कि भैया गर्मी निकलता है और गर्मी कौन-सा ऊर्जा के रूप में आता है? उसमें ऊर्जा के रूप में आता है। अगर हम बात करते हैं विद्युत बल्ब का, किसका? विद्युत बल्ब के अंदर जो उसका जो ये फिलामेंट लगा होता है, वो आपका किसका बना होता है? टंगस्टन का, जिसका प्रतिरोध बहुत ही ज़्यादा होता है। वो विरोध धारा का बहुत ही ज़्यादा करता है, जिसके कारण वो गर्मी प्रोड्यूस करता है। ठीक? तो प्रतिरोधक का मेन काम होता है विद्युत धारा का विरोध करना, जिससे क्या उत्पन्न होती है? गर्मी, और उस गर्मी को कौन-सा ऊर्जा बोलते हैं? उस ठीक। अब हम बात करते हैं दूसरा, इसका तो बात हो गया। अब हम बात करते हैं इंडक्टर का, इसका क्या काम है? इंडक्टर, इंडक्टर देखिए, प्रेरक, प्रेरक का काम बिल्कुल आसान लैंग्वेज में समझते चलिए। ऐसा ना हो कि प्रेरक क्या है इसके बारे में पता ही नहीं है, अब प्रेरक के बारे में पूरा पढ़ा रहे हैं, है ना? प्रेरक का काम होता है ऊर्जा संचित करना। ऊर्जा संचित करना। अब बताओ कि ऊर्जा संचित करना तो है, लेकिन कौन सा रूप में, किस रूप में ये ऊर्जा को संचित करता है? तो हम बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र के रूप में। किस रूप में? चुंबकीय क्षेत्र के रूप में। चुंबकीय क्षेत्र के रूप में। ठीक है? तो इंडक्टर का एक ही काम होता है ऊर्जा को संचित करना, ऊर्जा को जमा करना, ऊर्जा को क्या करना? जमा करना। और किस रूप में जमा करना? तो हम बोलेंगे भैया चुंबकीय क्षेत्र के रूप में। किस रूप में? चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा को जमा करना किसका काम होता है? इंडक्टर का काम होता है। इंडक्टर का संकेत तो हम बता ही दिए थे कि ये जो है इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है और इसको सूचित करते हैं कैपिटल एल के द्वारा। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक। अब हम बात करते हैं कैपेसिटर का, और कैपेसिटर के बारे में भी हम पढ़ाए हैं कि ये भी ऊर्जा को संचित करता है।
है ना। लेकिन किस रूप में? यहाँ पे आपका चुंबकीय क्षेत्र के रूप में करता है ना, लेकिन संधारित्र जो है वो आपका करता है विद्युत क्षेत्र के रूप में। कौन सा क्षेत्र के रूप में? विद्युत क्षेत्र के रूप में करता है। कौन? संधारित्र। ठीक है, इसको ऊपर करते हैं। इसका काम? संधारित्र का काम। संधारित्र का काम। बताओ संधारित्र का काम जो है वो क्या होता है? तो हम बोलेंगे ऊर्जा संचित करना, इसका भी काम होता है। ऊर्जा संचित करना, परंतु किस रूप में? प्रेरक किस रूप में करता था? तो हम बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र के रूप में, लेकिन ये जो है वो आपका करता है विद्युत क्षेत्र के रूप में। विद्युत क्षेत्र के रूप में। ठीक है। क्या आपको विद्युत क्षेत्र का मतलब समझ में आता है ना? विद्युत क्षेत्र का मतलब होता है आवेश का इलाका। किसका इलाका? आवेश के इलाका को हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र, और चुंबक के इलाका को हम बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब बताओ कि तीनों का काम हम बता दिए। किसका किसका? प्रतिरोधक का विद्युत धारा का विरोध करना, और वहां पे ऊर्जा का हानि होता है। ऊर्जा जमा नहीं होता है, ऊर्जा का हानि होता है। प्रेरक का काम होता है क्या चीज? चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा को क्या करना? जमा करना। और संधारित्र का काम होता है विद्युत क्षेत्र के रूप में ऊर्जा को जमा करना। चलिए यहाँ तक तो बातें क्लियर हुआ होगा। ठीक। अब हमें ये बताना है कि सर्किट, कौन सा सर्किट की बात कर रहे हैं? एसी सर्किट। एसी सर्किट टॉपिक बड़ा ही मजेदार है ना। एसी सर्किट। एसी सर्किट। ठीक है। अब एसी सर्किट कौन कौन होता है? हम बोलेंगे एसी सर्किट जो हम बनाने का तरीका है उसके हिसाब से बताते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसका, सबसे पहला सर्किट हम ये बनाते हैं। नाम जो है वो आप ही लोग बताइएगा। ठीक है, बताइए। सबसे पहले ये हमको बताइए कि ये जो सोर्स है वो एसी सोर्स है कि डीसी सोर्स है? पहले ये बताइए। एसी सोर्स या डीसी सोर्स? तो आप लोग को बताए थे हम कि अगर आपका संकेत ऐसा वाला हो तो हम बोलेंगे भैया ये आपका एसी सोर्स है। और अगर आपका संकेत ऐसा हो, दिस इज द प्लस एंड दिस इज द माइनस, ये आपका कौन सा सोर्स है? डीसी सोर्स। तो अब हमको बताइए कि एसी हुआ कि डीसी? हम बोलेंगे भैया एसी सोर्स है, तो ये जो आप सर्किट देख रहे हैं ये एसी सर्किट है कि डीसी सर्किट है? तो अब बोलिएगा एसी सर्किट। कौन सा सर्किट? एसी सर्किट। अब हमें ये बताना है कि इस सर्किट का नाम क्या होगा, है ना। तो इस सर्किट में जो है वो आपका आर लगा हुआ है ना, आर का मतलब होता है रजिस्टर। क्या होता है? रजिस्टर। तो इसी के आधार पे इसका नाम रखा गया है आर सर्किट। कौन सा सर्किट इसका नाम रखा गया है? आर सर्किट। यानी कि वैसा परिपथ जिसमें केवल और केवल प्रतिरोधक का प्रयोग किया गया है उसको हम कौन सा सर्किट बोलेंगे? आर सर्किट, है ना। ये आपका पहला सर्किट का नाम क्या पड़ा? आर सर्किट। अब हम दूसरा सर्किट की बात करते हैं। देखिए, इसका भी नाम आप ही लोग बताइएगा, इसका नाम क्या पड़ेगा? बताइए, ये है क्या? आप लोग मुस्कुरा के बोलिएगा कि ये एल है। एल बोले तो इंडक्टर, इंडक्टर बोले तो प्रेरक।
ठीक, अब बताओ कि इसका नाम क्या पड़ेगा? यार बच्चे बताइए इसका नाम क्या पड़ेगा? तो बोलेगा एल है, तो इसका इसमें केवल और केवल एल है, इसलिए सर्किट का जो नाम पड़ेगा वो पड़ेगा एल सर्किट, एल परिपथ। अगर इसका कोई परिभाषा पूछे तो परिभाषा बोल देना, वैसा एसी परिपथ जिसमें केवल प्रेरक का प्रयोग जाता है या प्रयोग किया गया है, उसे हम एल सर्किट कहते हैं। तो अभी तक आपके सामने कितना सर्किट दिखाई दिया? दो, एक आर सर्किट और एक एल सर्किट। अभी आगे आगे देखते जाइए, लेकिन नाम आप ही लोग को बताना पड़ेगा। तीसरा, तीसरा इसका नाम बताइएगा आप लोग। बताइए इसका नाम क्या होगा? इस एसी परिपथ में केवल कैपेसिटर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? कैपेसिटर। इसलिए इसका जो नाम पड़ेगा वो पड़ेगा सी सर्किट। कौन सा सर्किट? सी सर्किट। तो अभी तक आपके सामने कितने सर्किट दिखाई दिया? तीन। चौथा देखिएगा। चलिए, अब बताइए कि ये जो कंपोनेंट आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन सा कंपोनेंट है? आर। ठीक, ये वाला जो कंपोनेंट दिखाई दे रहा है, ये कौन सा कंपोनेंट है? एल। अब बताओ कि इसका नाम क्या पड़ेगा? इस सर्किट का नाम क्या होगा? तो इस सर्किट का नाम होगा आर एल सर्किट। कौन सा सर्किट? आर एल सर्किट। ठीक है, नाम बताने में कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। पांचवा, इसका नाम बताइए आप लोग। चलिए, ये आपका कौन सा कंपोनेंट हुआ? आर। ये कौन सा कंपोनेंट हुआ? सी। अब बताओ कि इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा आर सी सर्किट। क्या नाम पड़ेगा इसका? आर सी सर्किट। तो अभी तक सर्किट हम लोग कितना देखें? पांच। छठा देखिएगा। बच्चे के मन में चल रहा होगा कि टोटल होता कै गो है। हम बता देते हैं, टोटल होता है सात। कितना होता है? सात, है ना? अब देखिए अगला क्या होगा। बताओ कि ये कंपोनेंट का नाम क्या है? सॉरी, इसका नाम क्या है? एल। इसका नाम क्या है? सी। अब बताओ कि इसका नाम क्या पड़ेगा? वेरी सिंपल, एल सी सर्किट। कौन सा? एल सी सर्किट, है ना? ये थोड़ा सा स्पेशल टाइप का है, इसीलिए हम इस पे थोड़ा स्टार लगा देते हैं ना। इसको हम स्पेशल पढ़ेंगे। ठीक, पढ़ेंगे तो सबको, लेकिन इसमें थोड़ा सा कुछ स्पेशल पढ़ेंगे। ठीक, अब जो है वो टोटल 6 हुआ। एक और बताया था ना, वो आपका होगा, देखिए। लगता है सर्किटवा धीरे धीरे बढ़ रहा है, नहीं? ये बताओ कौन सा हुआ?
आर, ये वाला एल और ये वाला सी। अब बताओ कि इसका जो नाम पड़ेगा वो क्या पड़ेगा? तब बोलेगा भैया आर एल सी सर्किट। तो बताओ कि एसी सर्किट जो है उसका हम कितना वैरायटी बताएं? 7 वैरायटी, जिसमें केवल आर हो, रजिस्टर हो, उसको हमने क्या बोला? आर सर्किट। जिसमें केवल एल हो, उसको हमने बोला एल सर्किट। जिसमें केवल सी हो, उसको बोला सी सर्किट। और जिस सर्किट में आर और एल दोनों हो, उसको बोले आर एल सर्किट। जिसमें आर और सी दोनों हो, उसको बोले आर सी सर्किट। और जिसमें एल और सी दोनों हो, उसको हम बोले एल सी सर्किट। और जिसमें आर एल सी तीनों हो, उसको हम बोलेंगे आर एल सी सर्किट। तो टोटल हमें 7 सर्किट पढ़ना है। ठीक, जैसे ही ये हम टॉपिक पढ़ेंगे आपके सिलेबस का 60% जो है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या चीज पता है? प्रतिरोध, प्रतिघात, प्रतिबाधा। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक, चलिए उसके बाद अब देखिए, ये तो बात समझ में आया। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इससे हट के हम बात करते हैं जिसका नाम है फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम। और कौन सा सर्किट का ये डायग्राम जो बनेगा, वो कौन सा सर्किट का बनेगा? तो हम बोलेंगे एसी सर्किट का। एसी सर्किट का बनाना है। कौन सा सर्किट का बनाना है? एसी सर्किट का बनाना है। ठीक, अब बताओ हमको कि फेजर डायग्राम को हिंदी में कहते क्या है? क्योंकि बिहार बोर्ड के जो बच्चे हैं ना, वो इंग्लिश से ज़्यादा हिंदी पसंद करते है ना। तो इसका हिंदी होता है कला समंजक। कला समंजक आलेख। कला समंजक आलेख। सबसे पहले आपको हम ये बताना देना चाहते हैं कि ये आलेख क्या चीज़ बताता है ना। ये आलेख जो है आपके एसी सर्किट का कौन से चीज़ को बताता है ना। बताते हैं। ये जो आलेख है, ये एसी वोल्टेज। कौन सा वोल्टेज? एसी वोल्टेज। हमारे घर में जो एसी वोल्टेज का प्रयोग होता है वो कितना वोल्ट होता है? 220 वोल्ट। एसी वोल्टेज और एसी करंट, एसी करंट के बीच तुलना करता है। तुलना करता है। तो बताओ कि फेजर डायग्राम जिसका हिंदी होता है कला समंजक आलेख, उसका काम क्या होता है? तो एसी वोल्टेज और एसी करंट के बीच तुलना करना। ठीक, अब तुलना कैसे करते हैं इसको देखिए आप लोग। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दिया हुआ है आई बराबर आई नॉट साइन
ओमेगा टी। क्या लिखा हुआ है? आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। लगता है कि हम इसको जानते हैं। ये क्या है? तो प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण है। किसका? प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण। यहाँ पे क्या होता है कि जब हम फेजर डायग्राम बनाते हैं तो यहाँ पे दो चीज काफी महत्वपूर्ण होता है। एक होता है आई नॉट और एक होता है ओमेगा टी। तो बताइए कि ये आई नॉट जो है वो कौन सा मान बताए थे? तो बोलेगा भैया ये आपने बताया था शिखर मान। ये ओमेगा टी क्या बताए थे? तो बोलिएगा कि ये ओमेगा टी जो है वो आप बताए थे कि ये होता है कला, है ना। और कला जो है वो आपका कुछ नहीं होता है, वो एक कोण होता है, एंगल होता है। क्या होता है ये? कोण होता है। अगर कोई बोले कि इसका आप लोग फेजर डायग्राम बनाइए, किसका? आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी का क्या बनाइए? फेजर डायग्राम। देखिए कैसे बनता है। सबसे पहले एक लाइन खींचिए क्षैतिज, एक लाइन खींचिए हॉरिजॉन्टल। सॉरी, हॉरिजॉन्टल का मतलब तो क्षैतिज होता है, वर्टिकल, है ना। ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल और ये आपका हो गया वर्टिकल। इसे हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज और इसे हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। खींचा गया। ये वाला जो लाइन है, ये वाला क्षैतिज जिसको हम बोल रहे हैं, ये लाइन, इसको बोला गया है रिफरेंस लाइन। क्या बोला गया है? संदर्भ रेखा। संदर्भ रेखा, इसको क्या बोला गया है? एक स्पेशल नाम दिया गया है। कौन सा रेखा? संदर्भ रेखा। ये वाला जो है वो आपका कौन सा अक्ष हुआ? ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज? तो बोलिएगा कि भैया ये वाला जो है वो आपका क्या है? ऊर्ध्वाधर अक्ष है। और इस वाले अक्ष को हम क्या बोलते हैं? क्षैतिज अक्ष। देखिए कैसे हम किसका हम फेजर डायग्राम खींच रहे हैं। आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखो, आई नॉट जो है वो कौन सा मान हुआ? शिखर मान हुआ ना। इसका कुछ ना कुछ परिमाण होगा, भले वो 10 हो, चाहे 20 हो, चाहे 50 हो, चाहे 100 हो, चाहे कितना भी क्यों ना हो, इसका कुछ फिक्स्ड वैल्यू होगा। किसका? शिखर मान का। तो मान लीजिए कि इसका मान है 10। ठीक है। अगर 10 इसका मान है तो बताइए, अगर हम इसको इस प्रकार से बोले, इसको एक रेखा के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं कि ये जो मान है यहाँ से लेकर यहाँ तक। वैसे भी जब हम सदिश पढ़ाए थे तो इस एरो के लंबाई को हम बोले थे परिमाण। और ये वाला जो हेड है वो आपका क्या चीज़ को बताता है? डायरेक्शन को बताता है। ऐसा कभी हम 11th क्लास में पढ़ाए थे। हाँ, ये वाला तीर का जो लंबाई है वो आपके मान को बताता है। किसको बताता है? मान को। और तीर का जो मुहमा है ना, वो आपको दिशा को बताता है। किसको किसको बताता है? दिशा को बताता है। तो मान लीजिए कि इसका मान है आपका 10 एम्पियर। कितना? 10 एम्पियर। और ये मान जो है भैया वो किसका है? आई नॉट का है। आई नॉट कौन सा मान को बोलते हैं? शिखर मान को बोलते हैं। तो बताओ कि आई नॉट का मान कितना एम्पियर हुआ? 10 एम्पियर। और इसको हम किसके द्वारा रिप्रेजेंट किए? एक एरो के द्वारा, एक तीर के द्वारा। अब बताओ कि ये जो तीर है वो आपका कितना एंगल पे होगा? ओमेगा टी। कितना टी? ओमेगा टी। अब बताइए कि ओमेगा टी हम किधर से लें? इस लाइन से ओमेगा टी ऊपर जाए या इस लाइन से हम इधर आए? तो जब भी हम कोण लेते हैं भाई, वो लेते हैं संदर्भ रेखा से। कौन सा रेखा से? तो ये वाला जो रेखा है वो आपका संदर्भ है और ये जो रेखा है वो आपका ऊर्ध्वाधर है। तो हमें एंगल जो बनाना है वो किससे बनाना है? संदर्भ रेखा से। यानी यहाँ से कितना डिग्री? ओमेगा टी। कितना डिग्री? ओमेगा टी। तो बताइए कि अगर हम इस लाइन को, इस एरो को अगर हम यहाँ पे लेके चले जाएं और यहाँ पे लेके जाने के बाद ये एंगल कितना होना चाहिए?
बताइए कला कितना है, ओमेगा टी है ना। तो संदर्भ रेखा से ओमेगा टी हमने ऊपर गया, कितना टी, ओमेगा टी। और ये वाला जो है, ये जो एरो दिख रहा था, वो कौन सा एरो है भाई, आई नॉट का मान है। और आई नॉट का मान हम कितना एग्जाम्पल में लिए थे, 10 एम्पियर। ठीक है। तो जब भी एंगल लेना है आपको कहाँ से लेना है, संदर्भ रेखा से। अगर मान लो कि यहाँ पे 30 डिग्री होता, तो यहाँ से कितना डिग्री ऊपर जाते, 30। अगर ओमेगा टी के जगह पे 60 डिग्री होता, तो हम यहाँ से कितना डिग्री जाते, 60। अगर यहाँ पे आपका 90 डिग्री होता, तो यहाँ से हम कितना डिग्री जाते, 90 डिग्री जाते। लेकिन जब भी कोण लेना होता है तो कौन सा रेखा से लेना होता है, संदर्भ रेखा से, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रेफरेंस लाइन। क्या बोलते हैं, रेफरेंस लाइन। तो ये जो बन के तैयार हुआ ना, इसी को हम बोलते हैं फेजर डायग्राम। अब बच्चे आप लोग को मन में ये चल रहा होगा कि इसको बनाने से फायदा क्या है। फायदा दिखेगा, अभी थोड़ा सा वेट करिए। ये जो डायग्राम बना ना, वो आपका कौन सा डायग्राम हुआ, फेजर डायग्राम हुआ। ठीक। एक डायग्राम आपको हम बनाने के लिए देते हैं, खुद बनाइएगा वीडियो को पॉज करके। देखिए कैसे आप लोग बनाते हैं। अगर बना दिए तो समझ जाएंगे कि आप लोग सीख लिए, और नहीं बना पाए तो फिर बात थी अलग। एक एग्जाम्पल और सही, तुम्हारे नाम, आई बराबर 6 साइन 60 डिग्री। ठीक। इसमें से आप ये बताइए कि कौन शिखर मान है, कौन कला है। सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करिए, है ना। तो आइडेंटिफाई तो करने के लिए आ गया होगा शायद। ये जो आपका 6 दिख रहा है, ये वाला, ये वाला, ये जो आपका 6 है, ये आपका कौन सा मान हुआ, शिखर मान हुआ। और शिखर मान को भैया हम सूचित करते हैं आई नॉट। ठीक। साइन के साथ जो डिग्री लिखा हुआ है, जो कोण दिख रहा है, उसको कोण नहीं बोल के हम इसको क्या बोलते हैं, कला। चलिए दो चीज तो बुझाया हमको। ठीक। अब हम इसका क्या बनाएंगे, फेजर डायग्राम। क्या बनाएंगे, फेजर डायग्राम। देखिए सबसे पहले बताइए कि ये कौन सा लाइन हुआ, जल्दी से बताइए। इसको बोलते हैं रेफरेंस लाइन, हिंदी में क्या बोलते हैं, संदर्भ रेखा। नाम तो बड़ा सुंदर है भैया। कौन सा रेखा, संदर्भ रेखा। ये वाला कौन सा अक्ष है, लेना भाई। ये वाला जो है वो आपका हो गया ऊर्ध्वाधर अक्ष। चलिए अब बताइए कि हम आई का फेजर डायग्राम बना रहे हैं ना। तो सबसे पहले कला को देखिए, कला कितना डिग्री है, 60 डिग्री। तो कहाँ से लेना है 60 डिग्री, संदर्भ रेखा से 60 डिग्री जाइए ऊपर। ठीक है, चले गए। देखिए मान लीजिए कि हम यहाँ पे पहुँचे। अब बताओ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपका एंगल है वो कितना डिग्री है, 60 डिग्री। ठीक। अब बताओ ये जो तीर का लंबाई है इसका मान कितना है, 6। तो हम बोलेंगे भैया यहाँ पर आई नॉट का मान होता है, और ये आपका कितना एम्पियर है, 6 एम्पियर। तो बताइए ये जो आपका डायग्राम बना, इस डायग्राम को हम बोलते हैं फेजर डायग्राम। क्या बोलते हैं, फेजर डायग्राम, है ना। इसका जो नाम पड़ा वो आपका कौन सा नाम पड़ा, फेजर डायग्राम। इसका यूज जो है वो हम लोग आगे करेंगे, देखते रहिए कितना मजा आता है करने में। इतना तो बात समझ में आ ही गया होगा, है ना। ठीक। अब देखो
यहाँ से जो आपका पहला एसी सर्किट था वो क्या था, याद है? टोटल एसी सर्किट हमने 7 पढ़ाया था, जिसमें से पहला कौन था? आर सर्किट। क्या नाम था उसका? आर सर्किट। तो हेडिंग लगाना है आर सर्किट। क्या लगाना है? आर सर्किट। पहला सर्किट का जो नाम था वो क्या था? आर सर्किट। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? आर परिपथ। आर परिपथ। चलिए, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे सर्किट में केवल और केवल क्या होगा? बोलो। रजिस्टर। क्या होगा? रजिस्टर। रजिस्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिरोधक। क्या बोलते हैं? प्रतिरोधक। इसमें मेरे जो सर्किट होगा, एसी सर्किट होगा, उसमें एक ही कंपोनेंट होगा, वो कौन होगा? आर होगा। चलिए इसका डायग्राम बनाइए पहले। सर सा डायग्राम बनाइए। ये एसी सोर्स है कि डीसी सोर्स है? एसी ना। ठीक। ये कौन सा कंपोनेंट हुआ? आर। चलिए, बढ़िया है। देखिए इसको। अब बताइए हमको कि यहाँ पे वोल्टेज होगा, ये कौन सा सोर्स है? वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज एसी की डीसी? अगर डीसी होता तो सिर्फ भी लिखता, है ना? लेकिन एसी वोल्टेज है, तो भी बराबर हम लिखेंगे भी नॉट साइन ओमेगा टी। अगर आपको कहीं भी ऐसा लिखा हुआ दिखाई दे तो समझ जाइएगा कि आपका एसी वोल्टेज है, और सिर्फ अगर भी दिखाई दे तो समझ जाइएगा कि ये आपका डीसी वोल्टेज है। देखिए यहाँ पे जो हम संकेत दिए हैं वो एसी का दिए हैं, तो समीकरण जो है वो भी हम किसका लगाएंगे? एसी का लगाएंगे। तो भी बराबर क्या हुआ? भी नॉट साइन ओमेगा टी। चलिए, बहुत अच्छी बात। अब बताओ कि जब ये वोल्टेज को हम ऑन करेंगे तो यहाँ से करंट निकलेगा आई। क्या निकलेगा? आई। यहाँ से जो करंट निकला वो आपका कितना निकला? आई। यहाँ पे जो करंट जाएगा वो भी कितना जाएगा? तो आप लोग बोलिएगा भैया जाएगा आई। यहाँ से जो बाहर निकलेगा वो भी करंट कितना निकलेगा? आई। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? क्योंकि आई का कॉन्सेप्ट ये होता है कि वोल्टेज सोर्स से अगर आई करंट निकला तो उसके पास आई करंट जाना चाहिए, और अगर आई नहीं गया तो समझिए कि मेरे सर्किट में कोई ना कोई फॉल्ट है। ठीक। तो वोल्टेज सोर्स से करंट कितना निकला? आई। और ये यहाँ से सर्किट से होते हुए वापस कितना पहुँचा? आई पहुँचा। अब बताओ कि ये आई जो है वो एसी की डीसी? सोच के बताओ भाई। तो अगर वोल्टेज एसी है तो करंट भी क्या होगा? एसी होगा। हाँ या ना? हाँ। तो अगर हम कोई पूछे कि जो धारा बह रही है भैया वो एसी बह रही है या डीसी बह रही है? एसी बह रही है या डीसी बह रही है? तो मेरा जो आंसर होगा वो होगा एसी डीसी कदाचित नहीं होगा, क्योंकि एसी परिपथ में एसी करंट बहता है और डीसी परिपथ में डीसी करंट बहता है। यहाँ तक बातें समझ में आया? ठीक। अब देखो, अब सवाल ये रहा कि आई अगर बह रहा है तो कितना? आई का मान क्या होगा? यहाँ पे एक सवाल मेरे पास है। आई बह रहा है तो आई का मान बताइए। ये सवाल जो है वो भैया से पूछा गया है। चलिए भैया बताता है। किसका मान बताइए? आई का मान बताइए। जब आई का मान निकल जाएगा तो हम इसका फेजर डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद हम कुछ इसे आगे बढ़ाएंगे, उसके बाद ये लेक्चर को हम विराम देंगे। अच्छा, एक बात बताइए कि मेरे मन में एक बातें चल रहा था कि हम ये सोच रहे थे ना कि शॉर्ट टाइप का टोटल हम 130 क्वेश्चन करवाएंगे।
इससे बाहर आपका बिहार बोर्ड कभी भी ज़्यादा नहीं पूछेगा, है ना? तो क्या ये 120 क्वेश्चन जो है वो हम बोर्ड पे ही करवा दें? अगर आप लोग एग्री हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करिएगा, है ना, कि इससे सहमत है या नहीं। ये एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। 120 क्वेश्चन या 130 क्वेश्चन को हमको समझाने के लिए कम से कम ज़्यादा नहीं, कम से कम 8 लेक्चर चाहिए, 8 दिन चाहिए। 8 दिन में हमें ये जितना भी 130 शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन होगा उसको हम यहाँ पे अच्छे से समझा देंगे। ठीक, अब देखिए, अब हमें आई का मान निकालना है। कैसे निकालें? तो एगो नियम बताए थे, ओम का नियम, याद है? ओम का नियम, ओम का नियम क्या कहता है? V इजकल टू आई आर, हाँ कि ना? क्या बोलता है ओम का नियम? क्या बोलता है? V इजकल टू आई आर, क्या बोलता है? V इजकल टू आई आर। देखिए, यहाँ पे हम उपयोग करेंगे आई का मान निकालने के लिए, हम उपयोग करेंगे कौन सा लॉ? ओम्स लॉ। यहाँ पे लिख देना, ओम के नियम से, ओम के नियम से। ओम का नियम क्या कहता है? V इजकल टू आई आर, हाँ कि ना? हाँ। अब बताओ कि V का जो मान है वो आपका कितना दिया हुआ है? V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। तो इस V के जगह पे हम क्या रख देते हैं? V नॉट साइन ओमेगा टी। देखिए, V के जगह पे क्या रखेंगे हम? V नॉट साइन ओमेगा टी बराबर क्या हुआ? आई इंटू आर। अब बताओ कि यहाँ से जो है वो हमें किसका मान चाहिए? आई का मान चाहिए, क्योंकि हम ऊपर में लिखे हैं कि आई का मान बताइए। अब आई एसी की डीसी, तो आपका आई जो है वो एसी था, है ना? क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज सोर्स अगर एसी है तो करंट भी एसी निकलेगा। तो बताओ भाई कि यहाँ से अगर आई का मान निकालें तो आई बराबर क्या होगा? ये जो आर है वो यहाँ पे गुना में है, तो इधर में आके क्या हो जाएगा? भागा हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा आपका भी नॉट साइन ओमेगा टी और बटा आर। होगा कि नहीं होगा? हाँ भैया होगा। चलिए, अब हमको ये बताइए कि इस भी नॉट अपॉन आर को हम क्या बोलें? इस भी नॉट अपॉन आर को हम क्या बोले? तो ओम के नियम को याद करिएगा। ओम के नियम बोलता है कि भी बटे आर बराबर आई, भी बटा आर बराबर आई। यहाँ पे भी नहीं है भाई, भी नॉट है, तो ये जो बराबर होगा वो आपका होगा आई नॉट के बराबर। किसके बराबर? आई नॉट के बराबर। तो बताइए कि आई का जो मान हो गया वो कितना हो गया? तो बोलेगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये मान आ गया किसका? आई का। ये आई जो है वो एसी है कि डीसी है? तो जैसे ही साइन ओमेगा टी लगा हुआ है तो हम समझ जाएंगे कि कौन सा आई है, एसी की डीसी? एसी है। ठीक, चलिए, अब बताइए यहाँ पे, अगर हम आपसे पूछें, एक मिनट, अगर हम आपसे पूछें कि वी नॉट अपॉन आर को हम क्या बोले हैं? थोड़ा सा आगे काम देगा। वी नॉट अपॉन आर को हमने क्या बोला? आई नॉट। देखिए यहाँ पे, वी नॉट अपॉन आर बराबर आई नॉट। मेरा एक सवाल ये है, यहाँ पे आप लोग ये बताइए कि वी नॉट का मान ज़्यादा है कि आई नॉट का मान ज़्यादा है? बताइए, क्योंकि वी नॉट में किसी से भाग देने पर रिजल्ट क्या आता है? आई नॉट। तो ये बताओ कि किसका मान ज़्यादा है, वी नॉट का कि आई नॉट का? अगर हम एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझते हैं, अगर हम वी नॉट को 100 मानते हैं, कितना? 100। आर को हम 5 मानते हैं, कितना? 5। 100 में अगर हम 5 से भागा देंगे तो 20 आएगा ना? तो आई नॉट का मान 20 आया। वी नॉट का मान कितना माने थे? 100।
आई नॉट का मान कितना आया 20। तो बताओ कि किसका मान ज़्यादा। तो हम बोलेंगे कि वी नॉट इज ग्रेटर देन आई नॉट। इसको थोड़ा संभाल के रखिए। ई नॉट जो है वो आपका बड़ा है किससे, आई नॉट से। चलिए, इतना बातें समझ में आया। स्लाइड करते हैं थोड़ा सा, बस ज़्यादा देर नहीं, कुछ देर और पेशेंस बना के रखना है। कौन सा सर्किट था, आर सर्किट, ये था ना। हाँ, आर सर्किट। बताइए कि आर सर्किट में भी बराबर कितना लिए थे। तो बोलेगे भैया आपने भी बराबर लिया था भी नॉट साइन ओमेगा टी। इस, है ना। यहाँ से जो है वो हम आई बराबर क्या निकल के आया था, आई बराबर निकल के आया आई नॉट साइन ओमेगा टी। चलिए, ये भी बातें समझ में आया। तीसरा चीज हमें ये समझ में आया कि आई नॉट बराबर जो है वो क्या बताए थे, भी नॉट अपॉन आर। ये भी समझ में आया। और चौथा चीज हमने ये बताया आपको कि वी नॉट इज ग्रेटर देन आई नॉट। ये जितना भी इंफॉर्मेशन है इसको संभाल के रखिए। ठीक। अगर हम आपसे पूछें कि कला क्या दोनों का सेम है क्या, देखिए तो वोल्टेज और करंट का जो कला है वो सेम है कि अलग अलग है। तो साइन के साथ यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, ओमेगा टी। यहाँ पे भी साइन के साथ एंगल कितना बन रहा है, ओमेगा टी। अब बताओ कि इसी का ना हम लोग कला बोलते हैं, हाँ कि ना। और कला को जो है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं एंगल के माध्यम से, है ना। ये वाला जो है वो आपका क्या हो गया, कला। ये वाला जो है वो आपका क्या हो गया, कला। तो बताओ कि आर सर्किट में कला समान होता है कि असमान होता है। अगर ऑब्जेक्टिव में सवाल आ जाए तो क्या आप लोग बता सकते हैं ना कि आर सर्किट में कला जो है वो समान होता है ना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं आर सर्किट में कला क्या होता है, समान। समान, ठीक है। अगर हम पूछें कि कलांतर बताइए, यानी कि दोनों में अंतर बताइए, तो अगर समान है अंतर निकालेंगे तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी कितना होगा, 0 होगा ना। तो यहाँ पे अगर हम कलांतर की बात करते हैं, किसका बात करते हैं, कलांतर। कलांतर, और कलांतर को हम सूचित करते हैं फाई के द्वारा। और फाई का जो मान आएगा भाई वो कितना आएगा, 0। कितना आएगा, 0। ये इंफॉर्मेशन जो है वो कौन सा सर्किट का दे रहे हैं, आर सर्किट। कौन सा सर्किट का, आर सर्किट का। तो बताइए कि ये जो जितना भी हम इंफॉर्मेशन दिए हैं वो कौन सा सर्किट का दिए हैं, आर सर्किट का। इसको आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा, अर्थात ऑलवेज रिमेंबर। स्माइल के साथे साथ, ठीक। यहाँ तक हो गया क्लियर। अब हम क्या फेजर डायग्राम बनाएं, थोड़ा सा फेजर डायग्राम। यहाँ पे फेजर डायग्राम इसका भी बनाना है और इसका भी बनाना है और एक ही डायग्राम में बनाना है। देखिए कितना मजा आएगा। देखिए, हेडिंग लगाना है फेजर डायग्राम ऑफ कौन सा सर्किट, आर सर्किट। बहुत आसान है, घबराने की कोई बात नहीं, एकदम बहुत ही आसान है। बताइए सबसे पहले,
इस रेखा का नाम बताइए तो फटाफट। इसका नाम है संदर्भ रेखा। इंग्लिश बोले तो रेफरेंस लाइन। ठीक, ये वाला कौन सा है? ऊर्ध्वाधर अक्ष। वैसे इससे हमको कोई मतलब होता नहीं है, हमको मतलब किससे होता है? संदर्भ रेखा से होता है। तो पहले किसका बनाए? किसका बनाते हैं? v बराबर v नॉट साइन ओमेगा t का बनाते हैं, है ना। देखो कैसे बनता है। बताओ कि यहाँ पे जो कला है, जो कोण है, वो कितना है? ओमेगा टी है। तो इस संदर्भ रेखा से कितना ऊपर जाना है? ओमेगा टी, है ना। कितना ऊपर जाना है? ओमेगा टी। अब बताओ भाई कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल है वो आपका कितना है? ओमेगा टी कितना है? और ये वाला जो एरो जो है वो आपके परिमाण को बताता है, मान को बताता है ना। परिमाण मान जो है वो एक ही होता है ना। ये जो एरो है वो आपके परिमाण को बताता है, और यहाँ पे जो परिमाण है वो आपका कितना है? v नॉट। अर्थात ये वाला जो मान हुआ भैया वो किसका मान बताया? v नॉट का। तो संदर्भ रेखा से कितना कोण? ओमेगा टी, है ना। कितना इसका मान है? v नॉट है। कौन सा? v नॉट। इसका हम लोग फेजर डायग्राम बना लिए। अब हम बात करते हैं आई का। इसका बात करते हैं आई का। देखिए, इसका भी कला क्या है? सेम है। तो संदर्भ रेखा से कितना ऊपर जाना है? ओमेगा टी। यहाँ पे जो मान है वो कितना है? आई नॉट। और आई नॉट जो है वो आपके भी नॉट से कम है। आई नॉट का जो मान है वो आपका भी नॉट से क्या है? कम है। तो यहीं पे एक लाइन और खींचेंगे, लेकिन इस लेनिया से छोटा खींचे। क्यों छोटा क्यों खींचे? क्योंकि आई नॉट का जो मान होता है वो भी नॉट के मान से क्या होता है? तो ये जो मान हुआ भैया वो किसका मान हुआ? आई नॉट का मान हुआ। ये जो डायग्राम बन के तैयार हुआ, ये आपका डायग्राम कौन सा डायग्राम हुआ? फेजर डायग्राम ऑफ कौन सा सर्किट? बताइए। आर सर्किट। ये लेनियर छोटा क्यों हुआ? क्योंकि हम जानते हैं कि भी नॉट का मान ज़्यादा होता है कौन सा नॉट से? आई नॉट से। ठीक, यहाँ तक आपका टॉपिक क्लियर हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये पढ़ाएंगे, बाकी का जो भी आपका सर्किट बचा हुआ है उसका डिस्कशन करेंगे। ठीक, ओके, थैंक यू।